नमस्कार दोस्तों, आज की जनता की अदालत में हमारे साथ जुड़ चुके हैं कश्यप साहब जी। हेलो। हाँ जी, जनता की अदालत में आपका हार्दिक स्वागत है भाई। हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं भाई सुमंगल कश्यप जी। सुमंगल कश्यप जी, आपको हार्दिक शुभकामनाएं। जी, नगर वासियों को भी शुभकामनाएं इंडिया के साथ में। जी बताइए, क्या कहना चाहते हैं। अब तो राहुल गांधी जी की सरकार में प्रधानमंत्री बनना निश्चय हो गया है। नीतीश जी ने इस्तीफा, क्या कहते हैं, नीतीश जी ने भी सोच लिया है कि अब उन्हीं को बनना है। मोदी जी का दे दिया उन्होंने। क्या क्या? मोदी जी की सरकार, अब भाजपा तो गिर गई है पूर्ण रूप से दिल्ली से। अब कांग्रेस की सरकार में राहुल गांधी का चेहरा एक नया देखने को मिला है लोगों को प्रधानमंत्री के रूप में। मतलब राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे? जी, आपका ये कहना है? हाँ। कैसे बता रहे हो कि भाई वो होंगे? नीतीश जी का कहना है, सारे विधायक सांसदों का भी कहना हो गया है मीटिंग के माध्यम से। अब लग रहा है कि कुछ अमन शांति चैन मिलेगा, क्योंकि अब सबको जाहिर हो गया कि हमने जो गलती की थी भाजपा ने, अब अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है सभी को, सारी पार्टियों को, विधायक, सांसद, अध्यक्ष, योगी जी को, मोदी जी को, सभी को कि छोटी सी गलती की सजा कितनी बड़ी भुगतनी पड़ी। जी, अब गलती का एहसास हुआ कि हमने जो गलती की, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता ने, अमित शाह जी ने, और अपनी गलती उन्होंने नहीं माना, और इसकी चिंगारी कितनी जला कर खाक कर गई पार्टी को। मतलब आपका कहना है, इस वक्त टॉप न्यूज है, बता रहे हो कि भाई आज आपको दुखद समाचार बताना चाहूंगा कि भाई मनमोहन सिंह आज अंतिम संस्कार होगा और वो 92 साल की उम्र के थे और 7 दिन का राष्ट्रीय शोक सभा। राहुल बोले, मैंने अपना गुरु खो दिया। भाई राहुल गांधी ने दुख व्यक्त किया है और ये बड़ी बात है भाई। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आज हमारे बीच नहीं रहे। हाँ। भाई इसके लिए अब तक टीवी चैनल परिवार की तरफ से और सभी को की तरफ से भाई उनके शोक संवेदना व्यक्त करते हुए मैं तथागत गौतम बुद्ध से प्रार्थना करता हूं कि अपने चरणों में उन्हें स्थान दें और इस दुख की सहने की क्षमता उनके परिजनों को दे, क्योंकि मनमोहन सिंह के निधन पर भाई पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन पर ईश्वर अल्लाह तेरे नाम भजन पर हंगामा, आपकी कांग्रेस को इंडिया से हटने की धमकी दी। पूर्व भाई इंडिया से हटने की धमकी दे दी है भाई कांग्रेस से। ये आज की बड़ी खबर है और अभी आपको बताते चले, ईश्वर अल्लाह तेरा नाम। कल की बड़ी खबर, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन की राह रही। उन्होंने 22 साल की उम्र की आखिरी सांस ली। एक अखबार ने कांग्रेस को आम आदमी पार्टी की धमकी से जुड़ी रही है, लेकिन कल की बड़ी खबर से आज प्रमुख अपडेट नजर आई है। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 10 राज्यों में 50,000 गांव में 58 लाख स्वामित्व कार्ड बांटेंगे। पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में निधन हो गया है और उन्होंने आखिरी सांस ली। देश के 14वें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने रात के 9:51 बजे दिल्ली के आखिरी सांस ली। घर पर बेहोश होने के बाद उन्हें इमरजेंसी वार्ड में एडमिट कराया गया था। मनमोहन सिंह भारत के अर्थ सुधारक का जनक माना जाता है और वित्त मंत्री 1991 में उन्होंने उदारीकरण के जरिए से इंडिया इकोनॉमिक का वार्ड कमेटी का जोड़ा गया। 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। केंद्र सरकार ने मनमोहन सिंह के निधन पर 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया है। साथ ही शुक्रवार को सभी कार्यक्रम कैंसिल कर दिए गए हैं। देर रात मनमोहन का पार्थिव शरीर आवास लाया गया। यह आखिरी दर्शन के लिए रखा जाएगा। आज उनका अंतिम संस्कार राज्य की सम्मान के साथ किया जाएगा।
वहीं पर राहुल बोले मैंने अपने गुरु खो दिया। पीएम मोदी ने शोक व्यक्त करते हुए एक्स पर लिखा है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने हमारी आर्थिक नीति पर अपनी गहरी छाप छोड़ी है। संसद के अंदर उनका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। वही राहुल गांधी ने लिखा, मैंने अपना मार्गदर्शक और गुरु खो दिया है। तो आपको बताते चले हैं, कुछ हम आपको नजर डालना चाहेंगे। जरा सुनिए मनमोहन सिंह ने छह ऐतिहासिक काम कौन कौन किए हैं। जरा उन छह ऐतिहासिकों का मैं बात करूंगा। 1 जून 1991 में वैश्वीकरण और उदारीकरण किया है। 2005 में सूचना का अधिकार जो आपको मिल रहा है, ये मनमोहन सिंह की देन है। भाई दिसंबर 2005 में रोजगार गारंटी योजना जो लागू किया था, रोजगार गारंटी योजना, वो भी इन्होंने लॉन्च किया था। मार्च 2006 में अमेरिका का न्यूक्लियर डील जो हुई थी, वो भाई मनमोहन सिंह की सरकार में हुआ था। जनवरी 2009 में पहचान के लिए आधार कार्ड, 2009 में मनमोहन सिंह ने जो आज आधार बन रहे हैं, ये सरकार है 2009 में पहचान के लिए आधार कार्ड। और अप्रैल 2010 में शिक्षा का अधिकार, उन्होंने सबसे शिक्षा का अधिकार की बात की थी। और आइए हम आप कुछ राजनीतिक सुर्खियों की बात करते हैं। ईश्वर अल्लाह तेरा नाम भजन पर हंगामा, गायिका को माफी मांगनी पड़ी, मैं अटल रहूंगा कार्यक्रम की घटना। आपको बता दें, बिहार के पटना के अटल जयंती समारोह, ईश्वर अल्लाह तेरा नाम, सबको सम्मत दे भगवान भजन पर हंगामा हुआ। लोगों ने कार्यक्रम के बीच ही जोरदार जय श्री राम के नारे लगाए। इसके बाद भजन गायिका देवी देवताओं को माफी मांगनी पड़ी। हालांकि इस बाद में देवी ने कहा कि विरोध करने वाले छोटी सोच का परिचय दे रहे हैं। रघुपति राघव राजाराम भजन में गांधी जी ने दिया था बदलाव। रघुपति राघव राजाराम, पति पतावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरा नाम, सबको सम्मत दे भगवान, ये महात्मा गांधी का प्रिय भजन था। वे इसे अक्सर गाया करते थे। ऐसा कहा जाता है कि ये भजन बहुत पुराना है। गांधी जी ने उनके मूल रूप में बदलाव किया था। 17वीं सदी के कवि और संत स्वामी रामदास ने इसे लिखा था। एक थ्योरी यह भी थी कि इस भजन को श्री शंकराचार्य ने लिखा था। इसे उनके नाम नमः राम नारायण नामक ग्रंथ से लिया गया है। और इस प्रकार रघुपति राघव राजाराम, पतित पतावन सीताराम, सुंदर विग्रह मेघ श्याम, गंगा तुलसी शीलग्राम। रघुपति राघव राजाराम, पतित पतावन सीताराम, सुंदर विग्रह मेघश्याम, गंगा तुलसी शीलग्राम, भद्रगिरी श्री सीताराम, भगत जनप्रिय सीताराम, जनक रमण सीताराम, जय 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 राघव सीताराम, ये बात को कहा गया। वहीं पर अतिशी जी बोली, अतिशी जी ने आज क्या बोल दिया है, नहला पर दहना जुड़ने के काम के। अतिशी बोली कि अजय मकान पर 24 घंटे में कार्रवाई करे कांग्रेस, वरना इंडिया गठबंधन से बाहर करने की मांग करेंगे। तो देखिए अब एक बड़ा हंगामा खड़ा हो गया है। बताते चले, आपने कांग्रेस नेता अजय मकान के उस बयान पर आपत्ति जताई। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को फ्रॉड किंग और फर्जी जीवाला कहा था। दिल्ली के सीएम अतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि दिल्ली के चुनाव के लिए कांग्रेस ने बीजेपी से सांठगांठ कर ली है। अजय मकान जी ने कहते हैं कि केजरीवाल इंटरनेशनल है। आपने मकान के खिलाफ 24 घंटे के अंदर कार्रवाई की मांग की है। ऐसा न होने पर इंडिया ब्लॉक से कांग्रेस को निकलने का प्रस्ताव रखेगी। अब मकान के बयान पढ़िए। मकान ने 25 दिसंबर को कहा था अरविंद केजरीवाल देश की फ्रॉड किंग हैं। अगर ऐसा एक शब्द में परिभाषित करना हो तो वो शब्द फ्रॉड वाला होगा। लोकसभा चुनाव के लिए आपके साथ गठबंधन में आना कांग्रेस की भूल थी।
जिसे अब सुधार जाना चाहिए। मंदिर मस्जिद विवाद में आरएसएस चीफ के मुखपत्र की राय अलग, लिखा एक ऐतिहासिक सच जानने की लड़ाई। आरएसएस ने अंग्रेजी मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने मंदिर मस्जिद विवाद पर आरएसएस चीफ मोहन भागवत से अलग राय रखी। मैगजीन के एडिटर प्रफुल्ल केतकार ने लिखा है, सोमनाथ से लेकर संभल और उससे अगले का ऐतिहासिक सत्य जानने के लिए लड़ाई धार्मिक वर्चस्व के बारे में नहीं, यह हमारी राष्ट्रीय पहचान की पुष्टि करने और सभ्यगत न्याय की लड़ाई है। भागवत ने कहा कि मनमोहन भागवत ने 19 दिसंबर को पुणे में कहा था, राम मंदिर का निर्माण के बाद कुछ लोगों को लगा कि वो इस तरीके के मुद्दे उठाकर हिंदुओं के नेता बन सकते हैं। हर दिन एक नया मामला उठता जा रहा है, इसकी इजाजत कैसे दी जा सकती है? भारत को देखने की जरूरत है कि हम सब एक साथ रह सकते हैं। कांग्रेस ने 26 जनवरी को संविधान बचाओ पद यात्रा करेगी। कांग्रेस 26 जनवरी से संविधान बचाओ पद यात्रा करेगी। मनमोहन सिंह निधन के चलते अधिवेशन रद्द कर दिया गया है और ये बात बताया गया है। कर्नाटक के बेलीगांव में कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक 26 जनवरी 2025 से संविधान बचाओ राष्ट्रीय पदयात्रा की शुरुआत करने का फैसला किया गया। पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस दिसंबर 2024 से जनवरी 2026 तक लोगों से जुड़े मुद्दे उठाएगी और जय बापू, जय भीम, जय संविधान राजनीतिक अभियान शुरू करेगी। हालांकि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के चलते 2 दिन का अधिवेशन पहले दिन ही रद्द कर दिया गया। आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल और इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं पुष्पा 2 भगदड़ केस में तेलंगाना सीएम बोले, एक्टर अपनी जिम्मेदारी समझे। अनुराग ठाकुर ने कहा, कांग्रेस तेलुगु को जमीन पर लाना चाहती है। पुष्पा 2 के प्रीमियर के दौरान हुई भगदड़ केस में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रमण ने कहा, भीड़ और फैस के कंट्रोल करने की जिम्मेदारी एक्टर की ही है। फिल्म इंडस्ट्री को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। वह बीजेपी सांसद अनुराग कपूर ने कहा, कांग्रेस को ऐसा मुद्दे पर राजनीति नहीं करना चाहिए। तेलुगु फिल्म ने भारतीय सिनेमा और दुनिया भर में पहचान दिलाई है, लेकिन कुछ लोग उन्हें जमीन पर लाना चाहते हैं। तेलंगाना सीएम ने हादसे के लिए अल्लू अर्जुन को जिम्मेदार ठहराया। सीएम रेवती रेड्डी ने विधानसभा में कहा कि अल्लू अर्जुन लापरवाह थे और मौत की सूचना मिलने के बाद थिएटर से बाहर नहीं निकले और रोड शो किया। अल्लू पर आरोप है कि वो 4 दिसंबर को हैदराबाद के संध्या थिएटर में बिना बताए पहुंचे थे और भगदड़ की वजह से एक महिला की मौत हो गई। आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल और आइए आज हम कुछ अपडेट खबरें भी बताएंगे जो दोस्तों पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको अहम हेडलाइन क्राइम से जुड़ी है और क्राइम का हम आपको दिखाएंगे। जरा सुनिए। क्राइम, चेन्नई के अन्ना यूनिवर्सिटी में इंजीनियर स्टूडेंट ने रेप। भाजपा ने डिप्टी सीएम स्टालिन के 7 आरोपियों की तस्वीर जारी की, कहा कि स्टूडेंट किंग इन लीडर। क्राइम है महाराष्ट्र में ब्रेक्सिट कर्मचारी ने 21 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। BMW कार और बाइक खरीदी, गर्लफ्रेंड को फ्लाइट गिफ्ट किया, सैलरी 13,000 रुपए। आखिर कहां से आए इतना धन? मध्य प्रदेश में खुद बना सकेंगे ऑनलाइन जन्म प्रमाण पत्र, गलती कर दी तो सजा मिलेगी। उज्जैन में सिच किन्नर बनेगा 29 किमी लंबा घाट। आप देख सकते हैं अब तक टीवी चैनल। राजस्थान सरकार ने 90,000 स्टूडेंट को फ्री में सर्जरी करेगी। हार्ट अटैक, ओंठ और पैर की समस्याओं से परेशान, कलेक्टर करेंगे मॉनिटरिंग। इंटरनेशनल दावा रूस की गलती और
औरंगजेब और प्लान पर हमला किया। रूस बोला अटकलबाजी न करे। अंगरवेजन के राष्ट्रपति और मास्को दौरा रद्द किए। इंटरनेशनल दूसरी खबर है, यूक्रेन को हथियार की सप्लाई बढ़ाई अमेरिका। बाइडेन बोले यूक्रेन लोग को शांति से जीने का हक। क्रिसमस पर रूस में दागी 78 मिसाइलें। वहीं पर आप दूसरी नेशनल खबर और है कि कनाडा के रास्ते से अमेरिका और भारतीय में ह्यूमन ट्रैफिकिंग 250 से ज्यादा। कनाडाई काले शक के घेरे में। ईडी की भारत में कई जगह छापेमारी। नेशनल हम अंतिम खबर बता रहे हैं इस वक्त, सुनिए। दावा, 8वीं खबर है, दावा पूर्वी सीरियल राष्ट्रपति की पत्नी ब्लड कैंसर, बचने की उम्मीद सिर्फ 50%। रूस के कड़े प्रतिबंध में रह रहा है असद का परिवार। देखते रहें अब तक टीवी चैनल और इस वक्त बड़ी खबर है। आपको बता दें, महाराष्ट्र की 180 सीटों पर 72 लाख मतदाता 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जोड़े गए। उसमें से 102 पर भाजपा ने जीत दर्ज करा सकी थी। इससे साफ है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ हुआ है। महाराष्ट्र की 118 सीटों पर 72 लाख मतदाता 2024 के लोकसभा चुनाव में जोड़े गए, जिसमें से 102 पर भाजपा ने जीत दर्ज की। इससे साफ है कि कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है। राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष नेता हैं। नौकरी के लिए मार्चर के समय बिताने की शर्त चीन ने, और आपको हम और कुछ थोड़ा खबरें बताएंगे जो फटाफट खबरों होंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को भवन में 17 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। बाल पुरस्कार टैगोर में दिए गए, जिसमें आर्ट एवं कल्चर, बहादुरी, इनोवेशन और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सोशल वर्कर, स्पोर्ट एवं एडवाइस शामिल है। खेल कैटेगरी की चर्चाएं नाम 3 साल के अवनीश सरकार का रहा। वहीं पर भाई रैंकिंग हासिल करने वाले दुनिया का सबसे कम उम्र वाले शतरंज प्लेयर हैं, आपको बताते चले। और इस वक्त हम आपको ले चले हैं दुनिया की 27 दिसंबर की बात करें तो दुनिया के मशहूर, सबसे मशहूर शेरों में एक का नाम है, जिनका मिर्जा गालिब का जन्म आज ही के दिन आगरा में हुआ था। गालिब उनका ताल्लुकात है। आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल और हम आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा हूं। तो दोस्तों देखते रहिए और बस आप फटाफट खबरों के लिए और हमारे साथ भाई जुड़े रहिए। दोस्तों हम आपकी हर खबर को और हमारे साथ गुड मॉर्निंग इंडिया में। जी क्या कहना चाहते हैं भाई? गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। जी बताइए। जी भैया, क्या कहना चाहते हैं भाई? आपने जो खबरें सुनाई सही लगा, लेकिन अब ये कि शांति का माहौल बन गया है हमारे इंडिया में, पूरे राष्ट्र में। मनमोहन सिंह के निधन से अब देखने को जो मिला, और ये जो क्रांति जो फैल गई थी, अब 75% धीरे धीरे कंट्रोल होगी। अमन शांति का माहौल बनेगा, दिखाई दे रहा है। जी आपको बता दें, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन। यूपी में 7 दिन का राजकीय शोक आदेश जारी किया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर उत्तर प्रदेश में 7 दिनों के लिए राजकीय शोक घोषित किया गया। इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर उत्तर प्रदेश में भी 7 दिनों के लिए राजकीय शोक घोषित किया गया है, जो कि 26 दिसंबर को प्रारंभ होकर के 1 जनवरी तक चलेगा। इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। इस दौरान राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा और राज्य सरकार की ओर से किसी मनोरंजन कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में दिल्ली में एम्स बृहस्पतिवार की रात को निधन हो गया है। उस उम्र संबंधी दिक्कतों की वजह से गुरुवार को रात 8-6 बजे भर्ती कराया गया और रात को 9:51 बजे मृतक घोषित कर दिया गया। मनमोहन सिंह प्रखर
अर्थशास्त्री थे। 1991 देश में शुरू किए गए आर्थिक उदारीकरण के वे शिल्पकार रहे हैं। 2004 से 2014 तक वो प्रधानमंत्री रहे। उनके निधन से देश में शोक की लहर दौड़ गई है। केंद्र सरकार ने कल ही 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया था। शुक्रवार को यूपी सरकार ने भी 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया है। आपको बताते चले, जरा हम मनमोहन सिंह का एक सफरनामा सुनाते हैं। मनमोहन सिंह थे क्या और किस तरीके से मनमोहन सिंह ने ये तो किया। मनमोहन सिंह का राजनीतिक सफर है। 1994 पंजाब में विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र से स्नातकोत्तर की उपलब्धि प्राप्त की। 1957 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में इनकमिक्स 3 वर्षीय डिग्री डिप्लोमा प्राप्त किया और 1962 में विद्यालय में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय जो है उसमें अर्थशास्त्र की डीएफ हुए और 1991 में वाणिज्य मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार के रूप में भारत सरकार में शामिल हुए। 1972 में वित्त मंत्री के प्रमुख आर्थिक सलाहकार नियुक्त हुए। 1980 से 82 तक योजना आयोग के सदस्य रहे। 1982 और 85 में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रहे। 1982 से 1985 तक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे। 1985 से 87 से तक योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया और 1987 से 1990 को जिनेवा में दक्षिण आयोग के महासचिव रहे। 1990 में आर्थिक मामलों पर प्रधानमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया और 1991 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए और 1991 में आसाम के राज्यसभा के लिए चुनाव चुने गए और 1995, 2001, 2007, 2013 में फिर से चुने गए और 1991 से 96 के बीच बीपी सिंह नरसिंह राव की सरकार में वित्त मंत्री रहे। 1998 से 2004 में राज्यसभा में विपक्ष के नेता रहे और 2004 से 14 तक भारत के प्रधानमंत्री हमारे बीच में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे। ये रहा उनका जीवन का सफरनामा और हम आपको पल पल की खबरें दिखा रही हैं। तो दोस्तों बहुत सतर्क है और हम हर खबर को आपको बीच पहुंचाना चाहते हैं, तो बस देखते रहिए। भाई हमारे साथ भाई जुड़ चुके हैं जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहते हैं बताइए भाई साहब। जी भैया जी, आपको शुभ प्रभात की, क्योंकि आज कोई इस तरीके का कार्यक्रम नहीं, क्योंकि 7 दिन का कार्यक्रम है, इसलिए अब तक टीवी चैनल ने उस शोक संवेदना में शामिल हुआ जो देश के प्रधानमंत्री ने और पूर्व प्रधानमंत्री के निधन पर देश के प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषित किया है कि कोई भी कार्यक्रम नहीं होगा, तो उस तरह नहीं होगा। तो इसलिए मैंने भी आज एक निर्णय लिया हूं कि 7 दिन तक हम भी केवल न्यूज़ के विषय में बताएंगे और जो भाई सुप्रभात कार्यक्रम हम 7 दिनों के लिए निरस्त करेंगे और लोगों को लगातार जो खबरें देना है, जो कुछ कहना है तो कृपया जरूर कहें जी। तो बिल्कुल सही। और आपको हम बताते चले, मनमोहन सिंह प्रदेश के कांग्रेसियों ने जताया दुख, यूपी में खास रिश्ता मानते थे पूर्व प्रधानमंत्री। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर कांग्रेसियों ने गहरा शोक जताया और विधान सभा अध्यक्ष सतीश महाना और भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भी शोक जताया। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह यूपी के कार्यकर्ताओं को लेकर बेहद उत्साहित रखते थे। वह उत्तर प्रदेश के लोगों से मिलते और अलग अलग शहरों और कारोबारों की स्थिति के बारे में बातचीत करते थे और इस बातचीत में आर्थिक सुधार का दृष्टिकोण सहमत होता था। वह जानना चाहते थे कि आम आदमी को कैसे राहत पहुंचाया जाए। प्रधानमंत्री रहते हुए वो गोरखपुर और कानपुर में भी आए और उत्तर प्रदेश से गहरा नाता बताया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अमरनाथ अग्रवाल बताते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री से दिल्ली में 2009 में मुलाकात हुई थी और वह उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों के व्यापार के बारे में बातचीत और उत्सुक रहे। वह गोरखपुर विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान आए थे और पूर्वांचल की समृद्धि के लिए अतिरिक्त पैकेज की वकालत भी किया था। कानपुर में रैली का भी जिक्र किया। 2014 में वो देश के प्रधानमंत्री थे और कानपुर में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री प्रकाश जायसवाल के लिए वह रैली करने कानपुर आए थे।
मैं उस सभा में आयोजक था और डॉक्टर मनमोहन सिंह से मुलाकात हुई। उनका प्रधानमंत्री के पद रहते हुए विनम्र व्यवहार, शीलता ने मुझे प्रभावित किया और संगठन ने न होते हुए भी संगठन के कार्यकर्ताओं का प्रति उनका प्रेम स्नेह अपार था। उनकी विनम्रता, उनका दुलार हम सबको याद आता रहेगा। इसके बाद 2016 में मनमोहन सिंह से मैंने मिला। वह हमेशा कांग्रेस और देश की अर्थव्यवस्था को लेकर सजग रहते थे। उनका जो प्यार था वह शैली थी, जो विनम्रता और असल में वो उनका आभूषण हुआ करता था। कांग्रेसियों ने जताया शोक। आपको बताते चले, कांग्रेस नेताओं ने शोक जताया पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी, निवर्तमान संगठन महासचिव अनिल यादव ने, दिनेश सिंह जी ने और अनामिका यादव ने, पिछड़ा वर्ग विभाग के और प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव ने, राष्ट्रीय सचिव शहनवाज आलम को, राष्ट्रीय सचिव भाई शहनवाज आलम आज ने शोक जताते हुए बताया। और वहीं पर किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मध्य जोन जगदीश सिंह और राजेश कुमार सिद्धार्थ, प्रदेश महासचिव किसान कांग्रेस ने और कांग्रेस नेताओं ने कहा कि हम लोगों के मार्गदर्शक खो दिया है, उनकी भरपाई नहीं की जा सकती। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना और भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भी शोक जताया है। आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल और इस वक्त हम आपको ले चले हैं देश दुनिया की खबरों की तरफ। और आइए हम बात करेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निधन पर भाई मनमोहन सिंह के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया गया है। क्योंकि आज जब हमारे देश में वर्तमान में प्रधानमंत्री जी ने जब देखा कि पूर्व प्रधानमंत्री का निधन हो गया तो उन्होंने तत्काल 7 दिन का अवकाश घोषित किया। क्योंकि दुख की घड़ी में एक दूसरे के साथ दिखाई पड़ते हैं और बिल्कुल सही दिखाना भी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति एक उस आया है उस जाएगा। जीवन मरण सत्य है, सत्य बोले मुक्ति है, तो बिल्कुल दोस्तों होना चाहिए। और अब हम बात करेंगे जरा फिर हम उन खबरों की तरफ, तो हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सुनिए। जी बताइए भाई साहब। जी भैया, क्या कहना चाहते हैं? कहना चाहते हैं कि हर हिंदुस्तान में जितने लोग रह रहे हैं, हर परिवार के लोगों को सुबह तो नहा धोकर कम से कम 2 मिनट का मौन धारण करके प्रधानमंत्री जो मनमोहन सिंह है उनके लिए व्यक्त करना कि उनको शांति मिले। शाम को भी सुबह भी 7 दिन कम से कम उनकी शांति का व्यक्त करना चाहिए। बहुत सही भाई, हमारे साथ भाई जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि भाई जब मनमोहन सिंह का निधन हो गया है और जब सरकार ने 7 दिन का घोषित किया है, तो अब तक टीवी चैनल भी गहरा दुख व्यक्त करते हुए और जो सुबह का कार्यक्रम है भाई सुप्रभात कार्यक्रम में जो हम एक दूसरे को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं, आज शोक संवेदना देंगे। कल हम फिर सुप्रभात कार्यक्रम का आयोजन करेंगे और दोस्तों निश्चित रूप से हम एक दूसरे का बधाई पाते हैं। तो भाई बिल्कुल सही कहते हैं और सभी को मैं ढेर शुभकामनाएं देता हूं और मैं कहता हूं हमारे जितने दर्शक हैं देखते रहें। और प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी ने 7 दिन का अवकाश घोषित किया है, इसके लिए उनको भी बधाई है। और भाई हमारे बीच में जिन लोगों ने दुख व्यक्त किया है उन सभी को मैं सत प्रणाम करता हूं और मैं आशा ही उम्मीद करता हूं कि आप अब तक टीवी चैनल को देखें और बात करें। तो दोस्तों हमारे बीच में लगातार वैसे बात करें तो इस वक्त एक चर्चा का विषय बना, हम चर्चा की तरफ चलते हैं। यूपी की 11,000 में दुल्हन, यूपी से बड़ी खबर है। 11,000 में दुल्हन, 51 में कार और फ्लाइट में दूल्हा बनकर पहुंचे तो सन्नाटा। देखिए जरा देखिए, ये भाई 26 दिसंबर को मोती झील के सगाई के सामूहिक गोद भराई का आयोजन था। 11,000 सिर्फ शादी और 21,000 में शादी में बाइक मिलने की बात बताई थी, जबकि 51,000 रुपये की रसीद काटने कर कार और फ्लाइट दिलाने का दावा किया। जरा देखिए, जरा सुनिए। करनी है तो हमारी संस्था के माध्यम से कराइए। लड़का लड़की दिव्यांगों को या अनपढ़ शादी में बाइक, कार और 50 गज का प्लाट मिलने का झांसा देकर गुजौनी में पिता पुत्र ने लाखों की ठगी। सगाई का सपना सजोए
भाभी दूल्हे और उनके परिजनों आयोजक स्थल पहुंचे तो सन्नाटा पसरा दिखा। संस्था के लोगों को फोन किया तो स्विच ऑफ मिला। देखिए, आपको बताते हैं, जरा गौर करिए, 11,000 में दुल्हन, 11,000 रुपये दीजिए दुल्हन, 51,000 में दीजिए तो कार और फ्लाइट भी मिलेगा। दूल्हा बनकर पहुंचे तो वहां पर सन्नाटा मिला। और ये मामला कानपुर का है। जरा आइए हम वो पूरी बात बताते। करनी हो तो हमारी संस्था के माध्यम से कराइए। लड़का लड़की दिव्यांग हो या अनपढ़, शादी में बाइक, कार और 50 गज का प्लाट मिलने का झांसा देकर गुजौनी के पिता पुत्र ने लाखों ठग लिए। सगाई का सपना सजोए भाभी दूल्हे और उनके परिजन आयोजक स्थल पहुंचे तो सन्नाटा पसरा। संस्था के लोगों को फोन मिलाया तो स्विच ऑफ मिला। इसके बाद ठगी के शिकार पीड़ित रतन लाल नगर चौकी पहुंचे और पुलिस को आरोपित की जालसाज की कहानी सुनी। पीड़ित की तहरीर में देर रात गोविंद नगर थाने में ठगी की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज हुई तो पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में। आरोपित की शादी के रजिस्ट्रेशन में 51,000 की रसीद काटने पर कार संग में 50 गज का प्लाट देने का झांसा दिया। 26 दिसंबर को होनी थी सगाई और सामूहिक गोद भराई। फतेहपुर के ललौली थाना क्षेत्र के मड़फा गांव के निवासी ओम प्रकाश ने बताया कि उनकी बहन की सहेली रोशनी ने उससे मुलाकात गुजौनी के ब्लॉक में रहने वाले धर्मेंद्र और उनके बेटे अमन से कराई थी। धर्मेंद्र ने उन्हें बेटे उमाकांत की शादी कराने का प्रस्ताव किया। कहा कि 26 दिसंबर को मोती झील में सगाई और सामूहिक गोद भराई का आयोजन है। 11,000 की रसीद कटवा दी। इसमें बेटे की शादी करने का रजिस्ट्रेशन करा लो, फायदा में रहोगे। 11,000 में सिर्फ और 21,000 में शादी में बाइक मिलने की बात बताई। 51,000 रुपए में रसीद कटाने पर कार और फ्लैट दिलवाने का दावा किया। उन्होंने बेटे उमाकांत, परिचित के ब्रजेश और हरियाणा निवासी नंदलाल ने 11,000 की रसीद कटाई। खुद के साथ भी ठगी होने की बात कही। ओम प्रकाश के मुताबिक गुरुवार को दोपहर 3 बजे समारोह में शामिल होने के लिए मोती झील पहुंचने को कहा गया था। वह पहुंचा तो देखा कि कोई टेंट समयाना दिखा और न संस्था के लोग। उन्होंने कहा जब वहां पर पहुंचे न तो टेंट था और ना ही कोई वहां संस्था के लोग। फोन मिलाने पर स्विच ऑफ। इसके बाद रोशनी ने संपर्क किया तो उन्होंने खुद के साथ ठगी होने की बात कहते हुए रतन लाल नगर चौकी बुलाया। हर एक के साथ करीब 11,000 की ठगी। वहां पहुंचने पर पुलिस की तहरीर तो उन्होंने आरोपी के शामिल अमन को हिरासत में ले लिया। गोविंद नगर थाना प्रभारी दीपक कुमार सिंह ने बताया कि पीड़ितों की संख्या लगभग 35 है और हर एक के साथ 11,000 की ठगी हुई है। इस मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। अन्य आरोपियों को जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। 270 लोगों की शादी कराने का दिया गया था झांसा। दूल्हा बनने का सपना सजोए उमाकांत जब रतनलाल नगर चौकी पहुंचे तो बताया कि उन्होंने कहा गया था कि सामूहिक आयोजन है, 270 लोग शामिल होना है। इसमें से कई ने शादी के लिए 51,000 की रसीद कटाई है। उन पर भी 51 या 21,000 की रसीद कटवाने का दबाव डाला गया था। नई कार और मनचाही जगह पर 50 गज का प्लाट उपहार देने का भरोसा दिया गया था। सुंदर लड़कियों का फोटो व्हाट्सएप पर भेजी थी। हालांकि आर्थिक तंगी के चलते उन्होंने खुद को 11,000 की रसीद कटवाई थी। शादी में मिलने वाले उपहार का लालच में आकर अपने 2 अन्य परिचितों की रसीद कटवा दी थी। उन्होंने 33,000 की रसीद कटवाने के लिए 22,000 नगद और 11,000 फोन के माध्यम से ऑनलाइन ट्रांसफर किया था। आरोपियों ने उन्हें शादी में सरकारी मदद अलग से मिलने का भी भरोसा दिया था। युवक को फंसाने के लिए सुंदर लड़कियों के फोटो व्हाट्सएप पर भेजी थी और उसी के साथ शादी करने का झांसा दिया गया था। आयोजन की तैयारियों में व्यस्त होने की भी सुनाई कहानी।
उमाकांत के मुताबिक बुधवार 11 बजे तक धर्मेंद्र और अमन से फोन पर बात हुई। दोनों पिता पुत्र ने मोती झील में 26 दिसंबर को होने वाले आयोजन की तैयारी में व्यस्त होने की बात कही थी। ऐसे में आयोजक को लेकर उनके मन में कोई शंका नहीं था। हालांकि गुरुवार दोपहर को मोती झील पहुंचने पर फोन बंद मिलने पर ठगे जाने का एहसास भी हुआ। आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल और इस वक्त की हम बड़ी खबरों के साथ हम आपको सुना रहे हैं। एक इटावा से हमारे संवाददाता ने जानकारी देते हुए मारपीट करती महिलाओं का वीडियो तेजी से वायरल हुआ है और आइए हम उस पर बढ़ते हैं। भाई, इटावा के फ्रेस्ट कॉलोनी के थाना कृष्णा नगर में दो पक्षों में मारपीट करती महिलाओं का वीडियो वायरल हो गया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की है। फ्रेस्ट कॉलोनी थाना क्षेत्र के भरथना रोड पर कृष्ण नगर निवासी मीरा देवी ने पुलिस को बताया कि बुधवार को वह मोहल्ले में ही अपने प्लाट पर गई हुई थी। साथ में उनका बेटा ओम प्रकाश और बधू रानी यादव भी थे। तभी नरेंद्र कुमार, उनकी पत्नी अनीता देवी, राजू और श्रेया निवासी अड्डा रामदयाल वहां आए और गाली गलौज करने लगे। विरोध करने पर ईंट पत्थर और लाठी डंडों से मारकर मुझे घायल कर दिया। लोगों के आने पर जान से मार देने की धमकी दी और आरोपी फरार हो गए। थाना प्रभारी अमित मिश्रा ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। इस वक्त की बड़ी खबरों पर हम एक बार फिर नजर डालते हैं। तो दोस्तों, इस वक्त हम बात करेंगे, जरा देखिए भाई, अयोध्या की तरफ ले चले। हमारे संवाददाता ने जानकारी दे दी है। राम मंदिर के पुजारियों के लिए लागू हुआ ड्रेस कोड। सभी पुजारी को 2-2 सेट दिए गए हैं। भाई, नया ड्रेस कोड 25 दिसंबर को लागू किया गया है। सभी पुजारियों को 2-2 सेट उपलब्ध कराया गया है। अब पुजारी ड्रेस कोड में ही पूजा करेंगे। जरा गौर करिए, रामलला के पुजारी अब पीताम्बरी धारण कर राम लला का नित्य पूजा अर्चना करेंगे। पुजारियों के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है। पुजारी पीली चौबंदी के सफेद धोती धारण करेंगे और ड्रेस कोड में 25 दिसंबर से लागू कर दिया गया है। ट्रस्ट की ओर से सभी पुजारियों को 2-2 ड्रेस भी उपलब्ध करा दी गई है। राम मंदिर के पुजारी मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने समेत कुल 14 पुजारी कार्यरत हैं। पुजारियों के मल्टीमीडिया फोन इस्तेमाल करने पर पहले से ही रोक लगाई जा चुकी है। मल्टीमीडिया फोन इस्तेमाल करने पर पहले से ही रोक लगाई जा चुकी है। सभी पुजारियों के लिए अब ड्रेस कोड भी लागू कर दिया गया है। अभी तक पुजारियों के लिए ड्रेस कोड अनिवार्य नहीं था। पुजारी अलग अलग ड्रेस में आते थे। राम मंदिर में पूजा अर्चना के लिए 14 पुजारियों की ड्यूटी 7-7 पुजारियों को 2 गुट में बांटे गए थे। आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल और इस वक्त की बड़ी खबर है। सुबह की पाली में 7 और दोपहर से रात तक की पाली में 7 पुजारियों को जिम्मेदारी दी गई थी। इन सभी पुजारियों को राम मंदिर के अलावा कुबेर टीला स्थित शिवालय व हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना करनी होती है। राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से इस कदम में राम मंदिर के पुजारियों की पहचान आसान हो जाएगी। पुजारियों को चौबंदा धोती कुर्ता और सिर पर पीली पगड़ी निर्धारित की गई है। आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल और इस वक्त की बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश से आ रही है, जरा सुनिए। यूपी सरकारी नौकरी पक्की करने के लिए डील 4 दशक तक कानूनी लड़ाई, नियमित होने के बाद फिर किया गया बर्खास्त। जरा सुनिए। वादी ने 1984 में सरकारी नौकरी मिलने के बाद सरकारी नौकरी पक्की करने के लिए 4 दशक तक कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। बर्खास्तगी आदेश की अदालत ने रोक लगाई और 2001 में नियमितीकरण किया गया। इसके बाद कोर्ट के आदेश पर बर्खास्त कर दिया गया। सरकारी नौकरी 7 अप्रैल 1984 में मिलने के बाद अरुण तिवारी को नौकरी पक्की करने के लिए 4 दशक तक कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। इस बार सेवा से बाहर रहने और दोबारा सेवा में लिए जाने के बाद सेवानिवृत्त के लाभ
को न पाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा। न्यायमूर्ति अरुण भासली और न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की खंडपीठ ने अरुण तिवारी की याचिका की सुनवाई के बाद मामले में 6 अगस्त 2019 को एकल पीठ के आदेश को 9 मार्च 2010 को एसडीएम पलिया खीरी के आदेश को निरस्त करते हुए वादी की सेवा को मान्य किया। आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। अरुण को 7 अप्रैल 1984 को राजस्व अमीन के पद पर नियुक्त किया गया था। शिकायतों के बाद उसे 23 दिसंबर 1985 को बर्खास्त कर दिया गया था। उनके खिलाफ वादी ने याचिका दाखिल साथ ही पद्म विभूषण से डॉक्टर मनमोहन सिंह नवाजे जा चुके हैं। सबसे बड़े अर्थशास्त्री के तौर पर उनकी पहचान। दोस्तों हम आपको दिखा रहे हैं और जरा देखिए, जरा गौर करिए और हम खबरों के साथ चल रहे हैं। बताते कि अरुण को 7 अप्रैल 1984 को राजस्व पद पर नियुक्त किया गया था। कई शिकायतों मिलने के बाद 23 दिसंबर 1985 को बर्खास्त कर दिया था। इसके बाद खिलाफ याचिका दायर की गई। अदालत के मामले की सुनवाई के बाद 25 मई 2001 को बर्खास्त के आदेश पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन मामला अदालत में लंबित रहा। सुनवाई के दौरान लगातार अनुपस्थित रहने के कारण 12 अगस्त 2004 को अदालत ने मामले को निरस्त कर दिया। अधिकारियों ने मामले के निरस्ती होने के बाद वादी को फिर से बर्खास्त कर दिया। अधिकारियों का कहना था कि कोर्ट के स्टे आदेश के कारण उसे नौकरी में वापस लिया गया था, लेकिन मामला निरस्त होने के बाद स्टे ऑर्डर के औचित्य नहीं है। इस मामले में 25 मई 2001 को वादी को सेवा से नियमितीकरण कर दिया गया था। अधिकारियों ने इन तथ्यों को संज्ञान में नहीं लिया। मामले को फिर से याचिका दायर करने के लिए एकल पीठ के आदेश को 9 मार्च 2010 को एसडीएम पलिया खीरी ने वाद के पक्ष में नौकरी बहाली के आदेश को खारिज होने के बाद औचित्य हो गया था। इसके हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी। अदालत ने विभाग के 2001 में वादी को नियमितीकरण के तथ्यों को संज्ञान नहीं लिया। मुख्य न्यायमूर्ति की खंडपीठ ने माना कि 2021 की सेवा का नियमितीकरण होने के बाद 1985 की बर्खास्ती के आदेश को औचित्य खत्म हो गया था। अदालत के खिलाफ ने एसडीएम के आदेश को निरस्त करते हुए वादी की सेवा को मंजूरी को याचिका को मान लिया है। आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल और इस वक्त हम आपको सभी खबरों की तरफ ले चले हैं। जरा आइए हम चलते हैं। इस वक्त बड़ी खबर है, पुलिस विभाग की परियोजनाओं पर हर माह कराएंगे थर्ड पार्टी ऑडिट, सीएम योगी ने किया सख्त। पुलिस विभाग की परियोजनाओं पर हर माह की कराएंगे थर्ड पार्टी ऑडिट, सीएम योगी ने सख्त दिया आदेश और कहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पुलिस विभाग की परियोजनाओं पर हर माह कराएंगे थर्ड पार्टी से ऑडिट। जरा गौर करिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गृह विभाग के विभिन्न जिलों में 50 करोड़ रुपए की आर्थिक लागत से बनाए जा रहे पुलिस भवनों को हर माह के थर्ड पार्टी से ऑडिट कराने का निर्देश दिया है। सीएम ने अनुबंध की शर्त का अनुपालन नहीं करने वाली संस्थाओं ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने के निर्देश दिए हैं। योगी बृहस्पतिवार को अपनी सरकारी आवास पर विभिन्न जिलों के निर्माणाधीन पुलिस लाइन तथा हॉस्टल, परीक्षण संस्थानों से जुड़े आवासीय और अनावासीय भवनों को निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की समीक्षा कर रहे थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गृह विभाग के सचिव स्तर के अधिकारी परियोजना को साप्ताहिक और अपर मुख्य सचिव पाक्षिक समीक्षा करेंगे और मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी संबंधित जिले के रेंज और जोन के पुलिस अधिकारियों की होगी। वहीं पर 50 करोड़ से अधिक की राशि की सभी निर्माण परियोजनाओं का मासिक थर्ड पार्टी ऑडिट किसी टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट से कराया जाएगा। इस संबंध में स्थलीय सत्यापन करके रिपोर्ट फोटोग्राफी के साथ जमा करें। कार्यदेश संस्था के विशेषज्ञ इंजीनियर का अभाव है।
लिहाजा सेवानिवृत्त अनुभवी अथवा प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थाओं के दक्ष प्रोफेशनल की सेवा ली जाए। कार्य प्रारंभ होने के बाद परियोजना का डिजाइन में बदलाव का केवल शासन का अनुमोदन लिया जाए। बहुमंजिली इमारतों के लिए लिफ्ट लगाए जाए और उन्हें संचालन भी किया जाए। सीएम ने कहा कि फील्ड में ड्यूटी होने वाले पुलिसकर्मियों को निवास की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, जहां पर संभल, हापुड़, चंदौली, औरैया, अमरोहा, शामली सहित 9 जिलों में पुलिस लाइनों का निर्माण जारी है। अलीगढ़ पुलिस लाइन के ट्रिचिट हॉस्टल का काम अप्रैल 2025 में पूरा करें। उन्नाव में निर्माणाधीन राज्य समसन प्रशिक्षण महाविद्यालय और लखनऊ में वीरांगना उदा देवी महिला पुलिस बटालियन के भवनों का निर्माण कार्य तेजी से लाए। लखनऊ स्थित विशेष सुरक्षा बल वाहिनी, अमेठी पुलिस लाइन और पीएससी वाहिनी, बदायूं और पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद और पीटीएस मेरठ और गोरखपुर और सीतापुर की दक्षता दोगुना करें। सभी जिलों के भवनों का निर्माण तय सीमा में पूरा होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने बड़ा आदेश दिया है। आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल और इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। बस दोस्तों, बस छोटी छोटी खबरों को ले देखते रहिए अब तक टीवी चैनल और हम आपके साथ रूबरू होते रहेंगे। तो दोस्तों, अब हमें समय इजाजत नहीं दे रहा है क्योंकि अब हमारा समय पूरा हो गया है और हम कल फिर मुखातिब होंगे इसी समय। बस देखते रहें अब तक टीवी न्यूज चैनल।